दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेट डी के सॉल्यूशन की। 901 कोड है जिसका नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है और इसमें जो सेट डी है, सेट नंबर कोड जो है आपका डी है, इसके सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के बाद आपको पीडीएफ जो है प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है या आप लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। जो जो वीडियोस हमने बनाए हैं विद सॉल्यूशंस वो सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और जो भी आप चाहते हैं अपने सॉल्यूशंस को, जो भी आपका कोड है, आप उसको हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो कि है 84690222 ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, जिस पे आप अपना कोई भी कोड जो है भेज सकते हैं जिसके सॉल्यूशंस आपको रिक्वायर्ड है या आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। संज्ञान अधिगम बाल विकास का जो ये पेपर आया सेट कोड डी का, ये बहुत ही बेहतरीन पेपर रहा है आपका। ये जो आपका डी कोड है ना, ये वाला डी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस बार जो है अलग अलग बोर्ड ने जो है आपके कोड निर्धारित कर दिए हैं। आपके पेपर अलग अलग बने हुए हैं, यहाँ पे सेट अलग अलग डाल दिए गए हैं, यानी कि आपके क्वेश्चंस मैच कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं। ये समस्याएं हैं इसमें, ठीक है। तो सेट डी की बात करते हैं, इसके आंसर्स की बात करते हैं। और ये पेपर इजी ऐसा बना हुआ है क्योंकि इसमें पहले वर्ष का जो आपने प्रथम वर्ष जो एग्जाम दिया था 801 का, वो 801 के बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 60% क्वेश्चन जो है इसमें आपके प्रथम वर्ष से आए हुए हैं। यानी कि 60% जो प्रश्न है, आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फर्स्ट ईयर ढंग से पढ़ लिया होगा तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। इजी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, बहुत ही अच्छा पेपर रहा ये आपका। जिसके पास ये डी कोड है उसकी बात कह रहा हूं मैं। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये 70 नंबर का जो पेपर था, ये 70 में से केवल आपको 40% मार्क्स लाने थे। यानी कि 40 से इसको गुणा करके जो है इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 40% जो है इसका वो होगा आपका 28 नंबर। यानी कि आपको टोटल मिलाकर के इस एग्जाम को पास करने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए 28 नंबर की आवश्यकता थी, ठीक है। तो 28 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को पास करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जितने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे उतनी अच्छी आपकी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चनों को देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके प्रथम 5 क्वेश्चन जो है विकल्प के रूप में दिए गए हैं। आंसर्स आपके सामने है, बस आपको उत्तर पे टिक करना था, यानी कि उत्तर जो है लिख देना था बस देख करके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। यहाँ पे जो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया जो है, इसमें देखिए क्या क्या शामिल होता है। इसमें जो है आपका बहुत चीज़ें शामिल की जाती हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं शामिल की जाती हैं। अब मैं बताऊंगा आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें शामिल की जाती हैं। तो देखिए इसमें आपका तुलना है, ये भी शामिल होता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपका निरीक्षण है, ये भी शामिल होता है। और उसके अलावा सामान्यकरण है, ठीक है, परिभाषा निर्माण है, या फिर सामान्यकरण है या नामकरण है, ये सारे के सारे, ये विश्लेषण भी शामिल होता है। यानी कि उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर था, यानी कि जिसने बच्चे ने भी ये चौथा ऑप्शन सही किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। ये सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी आपको अगर ध्यान नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेहनत अभी करना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, ये अवस्थाएं टोटल मिला के 4 बनाई गई थी, या 4 बताई थी उन्होंने, ठीक है। 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था का अगर हम नाम याद कर लें तो हमारे को देखो ध्यान रखना है कि पियाजे का संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं जो है हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पियाजे को छोड़ते नहीं है किसी पेपर में। तो इनकी जो संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं थी वो 4 थी। पहला जो है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 जो है संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। अगला जो प्रश्न है यहां पूछा गया है, अनुकरण सिद्धांत दिया था। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। देखो अनुकरण सिद्धांत जो है ना, 2 व्यक्तियों ने ही दिया था। अनुकरण का सिद्धांत केवल 2 व्यक्तियों ने ही दिया था, और दोनों ही गुरु और चेला थे, यानी कि शिष्य और गुरु थे। और वो थे प्लेटो। प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे आपके अरस्तु। अरस्तु ने भी प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो प्लेटो जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, केरोल ग्लीगन का जन्म हुआ था। केरोल ग्लीगन जो है ये मनोवैज्ञानिक थी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको केरोल ग्लीगन नाम से ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि ये स्त्री है या पुरुष है।
तो कैरोल जो है ग्लीगन ये आपकी मनोवैज्ञानिक थी। तो ये एक लेडीज थी जिनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका के अंदर जो है न्यूयॉर्क है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, बाकी जो है ये अमेरिका में, जापान अलग देश है, अफ्रीका अलग देश है, जर्मनी अलग देश है, न्यूयॉर्क जो है ये आपका किस में आता है, अमेरिका में आता है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अधिगम का मुख्य नियम। अधिगम के 3 ही नियम हैं, और मैंने बताया था मुख्य नियम और गौण नियम आपको याद करने हैं। मुख्य नियम भी बता दिए थे, मुख्य नियम में 3 आते हैं, गौण नियम में 5 आते हैं। तो मुख्य नियम में 3 ही नियम थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा जो था वो प्रभाव का नियम। अब देखोगे यहाँ पर जो है आपको ना तो प्रभाव का नियम दिखाई दे रहा है, ना ही आपको अभ्यास का नियम दिखाई दे रहा है। आपको तीसरा नियम यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है, जो कि मुख्य नियम का पहला चरण है, तत्परता के नियम। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से बता सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, तो वो ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व करता है, एनालिसिस भी और कंपैरिजन भी। इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और जो पियाजे स्टेट्स हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉन्ग्रेटिव डेवलपमेंट, तो उन्होंने 4 जो है स्टेजेस बताए थे कॉन्ग्रेटिव डेवलपमेंट्स के। ठीक है, और हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन, तो उसको दिया था प्लेटो ने। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कैरोल ग्लीगन वाज बॉर्न इन, तो न्यूयॉर्क में वो उनका बॉर्न हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। और द मेन रूल ऑफ लर्निंग इज, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, द मेन रूल। ठीक है ना, मेन मतलब मुख्य नियम। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुन करके आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अगर मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा तो इसमें एक चीज देखने को मिली कि चलो आपको ऑप्शंस दे दिए गए। क्या दे दिए गए? ऑप्शंस दे दिए गए। तो आपके पास में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 ऑप्शंस थे। इसमें से 5 आपको सही सही भरने थे। इसमें पहले ऑप्शन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी। अब यहाँ पे देखोगे आप जब ऑप्शंस पढ़ रहे हो ना, तो इस ऑप्शन में ही आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर जो है पुस्तक के लेखक का केवल एक ही नाम है, बाकी कोई भी लेखक नहीं है। देखो यहाँ 3/4 लिखा है, यहाँ पे चारित्रिक लिखा है, यहाँ पे उप प्रक्रियाएं लिखी है, यहाँ पे मूर्त क्रियात्मक अवस्था लिखी है, और यहाँ डिस्ग्राफिया लिखा है। तो यहाँ पे कोई भी जो है लेखक का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। लेखक का नाम एक ही दिखाई दे रहा है, जेरोम एस ब्रूनर। तो ये जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, केवल लेखक का नाम आपको एक ही दिया था, तो आपको तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख देता भाई लेखक तो एक ही है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। 5वां ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाता है, ये 5वां नंबर इसमें आ जाता है पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा जो क्वेश्चन है, पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 खालिस्तान में बांटा था, तो इन्होंने 2 उप क्रियाओं में बांट दिया था। इसको 2 उप क्रियाओं में बांट दिया था। तो 2 उप क्रियाओं जो है ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन होता है इसमें। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको लगा देना था टिक। ठीक है, यानी आप भरना था सेकंड ऑप्शन आंसर में। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो पूछा गया, अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और खालिस्तान थिएटर है। तो अच्छा शिक्षण जो है 1/4 तो तैयारी है, और जो है 3/4 जो है ये शिक्षण है, तो थिएटर है। तो यहाँ पर जो है आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे था, ये वाला पहला वाला, ये भरना था आपको। ठीक है, और जो है इसको दिया था जिस विद्वान का नाम है, या जिस विद्वान ने ये लाइन लिखी थी कि ये अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और 3/4 थिएटर है, इस विद्वान का नाम जो था वो था आपका गैल गॉडविन। ठीक है, गैल गॉडविन का ये कथन उठाया गया है, गैल गॉडविन। गैल गॉडविन ने जो है कथन दिया था, GAIL, गैल गॉडविन। ये कथन ध्यान भी रखना किसका कथन दिया गया है। आगे देखिए, नैतिक विकास को खालिस्तान विकास भी कहते हैं, तो नैतिक विकास को जो है चारित्रिक विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला ऑप्शन जो ना ये आपका ये सही हो जाता। तो यहाँ पे आपको लिखना था तीसरा वाला ऑप्शन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारित्रिक आ जाता। और इसके बाद लेखन से संबंधित अधिगम कठिनाई खालिस्तान है। तो लेखन जो है, जब हम लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। इसके बारे में मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। तो डिस्ग्राफिया जो है आपका यहाँ पे छठा ऑप्शन जो है ना इसमें आना था, छठा ऑप्शन आपको भरना था, यहाँ पे 6th ऑप्शन नंबर जो है आ जाता। ठीक है, तो ये से आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस जो आपने चेक कर लिए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लिश में भी आप वही ऑप्शंस भरेंगे, क्योंकि आपके जो है लाइन वाइज वही चीज़ लिखी गई है, तो आपको इंग्लिश में भी वही ऑप्शंस भरने हैं जो मैंने हिंदी में बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे आपने अगर पहले 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, ये पहले 5 अगर MCQ सही कर दिए हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाने थे। ठीक है, तो 5 नंबर तो ये प्राप्त हो जाते हैं आपको।
और 5 नंबर जो है आप जो है ये खाली स्थान भरते तो भी आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाते। तो 5 5 10 तो सीधे सीधे यही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की जो बात कर रहा है, इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आपको केवल आंसर लिख करके बता देना था। प्रतीक एवं संकेत से आप क्या समझते हैं? देखिए, संकेत जो है, ये संकेत अपने आप में एक भाषा होती है। संकेत को हम क्या कह सकते हैं? ये भाषा का एक रूप है संकेत। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप कभी भी सड़क पे भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या आप एग्जाम भी देने जाते हैं, आप सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट और आपकी येलो लाइट है, तो वो संकेत है। तो वो संकेत आपको क्या बताते हैं? वो संकेत एक भाषा देते हैं कि भैया आपका रेड लाइट जल गया, इसका मतलब रुक जाओ। संकेत क्या आ गया कि रेड का मतलब रुक जाओ। तो आपको भाषा से, आपको बिना बोले ही वो आपको संकेत दे रहे हैं कि भैया रुकना है। और इसी तरह से येलो जलता है तो आपको बताता है वो संकेत कि भाई आप इस रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जैसे ही ग्रीन होता है बोलता है आप चले जाओ। तो ये सांकेतिक भाषा जो है, ये संकेत जो है क्या होती है? एक भाषा का रूप होता है। ठीक है, और ये जो है संकेत क्या करता है? लोगों को जो है उपयोग में आने वाले कुछ संबंधित चीज़ों को जो है संप्रेषित करता है, यानी कि उसके ऊपर जो है उनका ध्यान जो है, आप कह सकते हैं कि संप्रेषित करने का मतलब हो गया कि अपने बातों को जो है सामने वाले को बता देता है बिना किसी भाषा के उपयोग करे हुए। लेकिन ये है एक भाषा का माध्यम। ठीक है, तो संकेत एक भाषा है जो अपने संकेतों के द्वारा जो है हमें पूर्व सूचना दे देता है कि हमें क्या करना होगा। और जो प्रतीक है, ये प्रतीक क्या होता है? देखो, प्रतीक जो है ना, ये आपका क्या होता है? ये जो है ये व्यक्तिपरक होता है। क्या होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? व्यक्तिपरक होती है प्रतीक की। यानी कि इसमें जो है ना, प्रतीक साइन जो आप देखोगे, साइन, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। इसको आप देख करके नहीं पहचान सकते कि इस प्रतीक का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है। तो इसको जो है हमें प्रतीक को जो है समझाना पड़ता है। और संकेत जो है खुद में भाषा है जिसको समझाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हमको समझा देती है। तो ये चीज़ है, आपको प्रतीक बताना था और संकेत बताना था, तो अपने शब्दों में आप लिख सकते थे। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है। आपने अच्छे तरीके से जो अगर वीडियोस देखे होंगे तो सब कुछ इसमें डिटेल में आपको हर चीज़ मैंने बताई कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान का सीधा सीधा अगर अर्थ हम बोले छोटा सा, तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। ठीक है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का अर्थ होता है, आप या संज्ञान क्या है? तो संज्ञान जो है, संज्ञान का अर्थ जो है वो समझ या ज्ञान होना होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो इस तरह से 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाते। तीसरा जो है, वो सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसको जो है दिया था मैक्स मूलर ने। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा अगर आपने पढ़ लिया है तो। मैक्स मूलर के ने जो है ये वो सिद्धांत का नामकरण किया था। तो मैक्स मूलर जो है इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वाभिमान क्या होता है भैया? तो आप सभी को पता है कि स्वाभिमान का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वयं के मूल्य पर या अपनी क्षमताओं पर, ठीक है ना, हमेशा विश्वास होना जो है वो क्या होता है? स्वाभिमान होता है कि भैया जो चीज़ मैंने कह दी ये मेरा स्वाभिमान है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। व्यक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं? तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते तो डेफिनेशन लिख सकते थे। अगर डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो वैसे बता सकते। व्यक्ति भिन्नता का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है रूप, रंग, शारीरिक गठन जो है, विशिष्टता, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, रुचि या स्वभाव के हिसाब से जो है अलग अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इसी को हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक का भी डेफिनेशन आप इसमें लिख सकते थे। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसमें अपना अपना विचार दिया है। रूसो का अलग विचार है इसमें व्यक्ति भिन्नता के बारे में। ठीक है, स्किनर का अलग है, ड्राइवर का अलग है। तो आपका किसी का भी एक जो है परिभाषा लिखना चाहते थे तो वो भी लिख सकते थे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस हो गए जहां से आप 5 अंक प्राप्त आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके एक फर्स्ट ईयर से उठा के डाल दिए हैं। बहिष्करण का प्रभाव क्या हो सकता है? बहिष्करण से भैया जो है मानसिक स्थिति किसी की खराब हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ये सारे के सारे क्या है? उसके इफेक्ट है, प्रभाव है बॉयकॉट के। ठीक है, तो बहिष्करण का ये समस्या एक होता है। 2 प्रभाव आपको लिखने हैं, 2 प्रभाव लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते थे। अगला जो प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति क्या होती है? अल्पकालिक स्मृति वो स्मृति होती है जो कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए ही जो है रहती है। यानी कि कोई याद की गई चीज़ हमारे को कुछ समय के लिए याद रहती है और बाद में हम उसको भूल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, तो इसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक पेपर बहुत अच्छा है, सेट डी जो है ना आपका, क्वेश्चन बहुत ईजी बनाया गया। खो खो खेल के 4 नियम आप बता सकते हैं। आपने तो खूब खेला होगा तो आप तो इसमें 4 नियम क्या क्या होते हैं आप बता सकते हैं। 2 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाता। नैतिकता क्या है भैया? नैतिकता का हम अगर बात करें तो नैतिकता क्या होती है आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो नैतिकता क्या होती है?
तो हम आराम से इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है लिख सकते हैं कि भैया नैतिकता क्या होती है, डिस्कैलकुलिया क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर आप आसानी से बता सकते थे। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब इतना बड़ा घुमा करके आपसे पूछा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है ना कि आपको ये जो है घुमा करके नहीं पूछा गया है। और यही खास बात है इस एग्जाम पेपर की, बहुत ही अच्छा पेपर रहा है ये आपका। तो नैतिकता की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो क्या होता है, नैतिकता क्या होती है? तो नैतिकता जो होती है, सिंपल हम कह सकते हैं, ये एक सामाजिक अवस्था होती है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य जो समाज के हित में ही होता है। और दूसरे के प्रति जो है हमारा स्वभाव कैसा होता है ना, बहुत ही सरल और मतलब प्रेम पूर्ण होता है। मतलब हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं। नैतिक रूप से जो है हम उसके सम्मान को और उसके विश्वास को, उसकी दी गई बातों को या बोली गई बातों को जो है अपनाते हैं। तो ये सारी की सारी नैतिकता होती है ना। अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले तो नैतिकता जो है ये अनिवार्य रूप से क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है और जो है ये समाज के उद्देश्य के हित में कार्य करती है नैतिकता, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाते। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है विस्मृति के कोई 2 सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। तो विस्मृति के बहुत सारे सामान्य कारण हैं, बहुत सारे। विस्मृति मतलब आप कोई चीज़ भूल जाते हो, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, एक तो ये हो सकता है अभ्यास का अभाव हो जाए, यानी कि अभ्यास आपने किया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे। तो सबसे पहला तो ये कारण हो गया अभ्यास का अभाव। दूसरा जो है हम कह सकते हैं इसमें समय का प्रभाव। समय का प्रभाव जो है ये भी जो है सामान्य कारण है विस्मृति का। उसके अलावा सीखने की दोषपूर्ण विधि अगर हमने कोई अपना ली है तो विस्मृति हमारे को हो जाएगी। और अगर हम निरर्थक विषय सामग्री का प्रयोग करते हैं जो हमारे काम का नहीं है तो भी हमारे को विस्मृति हो जाएगी, क्योंकि हम उसको उस काम के हिसाब से पढ़ेंगे नहीं कि हम उसको याद करें, तो भी हमारे को विस्मृति हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने की इच्छा या फिर स्वभाव में जो है बदलाव देखने को मिले तो भी विस्मृति हो जाएगी। तो ये सारे के सारे विस्मृति के नॉर्मल से कारण हैं। तो यहाँ पे भी आपको 2 अंक आसानी से प्राप्त हो जाते, ठीक है। अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो अधिगम की अवधारणा कहती क्या है? अधिगम की अवधारणा हमेशा कहती है कि भाई सीखने में बल दिया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अवधारणा क्या कहती है कि सीखने पे जो है बल दिया जाए, अधिगम की अवधारणा ये कहती है। तो अधिगम जो है ये क्या होता है, इसको बारे में पूछ लेता है। अधिगम स्थानांतरण के बारे में पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चिंतन से आप क्या समझते हैं? तो चिंतन क्या होती है ये आपको बताना है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाई चिंतन का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए गहन रूप से उस समस्या को निदान करना या निदान करने की प्रक्रिया को ढूंढना जो है क्या कहते हैं, कहलाती है चिंतन कहलाती है। तो यहाँ पर भी आपको 3 अंक मिल जाते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना, जिसमें हम जो है अपना विशेष रूप से क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चिंतन जो है ये हमारी हमेशा क्या होती है, समय परक होती है। किस समय में कैसा चिंतन करना है उसके ऊपर जो है चिंतन किया जाता है। और साथ ही साथ किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए जो है चिंतन प्रक्रिया आवश्यक है। तो ये 3 नंबर के लिए आप इसमें लिख सकते थे आसानी से, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन है। तर्क का अर्थ स्पष्ट करना है। तर्क क्या होता है, ये इसका अर्थ आप बता सकते। तर्क का मतलब क्या हो? तर्क का मतलब हो गया कि भैया हम किसी भी समस्या को मान लो सुलझाना चाहते हैं, तो यानी कि समझाना चाहते हैं, उसको मनवाना चाहते हैं, तो हम क्या देंगे, तर्क देंगे। तर्क का आशय क्या हो गया, तो आपको जैसे ही बताया मैंने, तर्क मतलब हो गया सीधा सीधा कि भैया आप इस चीज़ को मान लो। मैं ज़बरदस्ती आपको मनवा दूंगा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे के, कुछ ना कुछ कहानी बोल के, कुछ ना कुछ तर्क दे करके। तो यही तर्क होता है। तो अगर तर्क को शाब्दिक अर्थों में लिखना चाहोगे तो तर्क को कैसे समझा सकते हो? तो तर्क जो है ये क्या होता है, कथनों का एक ऐसा समुच्चय होता है या कथनों की एक ऐसी श्रृंखला होती है, जो हम कहते हैं उसकी ऐसी श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को किसी बात के लिए जो है राजी कर लिया जाता है। तो तर्क देते हैं ना भाई, हाँ ये तर्क देख ले, ये एग्जाम्पल है, तो तर्क दे देते हैं हम ना। मीनिंग ऑफ लॉजिक, लॉजिक हमारा जो होता है वो इस भैया इस ये कारण है, ये हुआ है, तो हम जो है उसको राजी कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी कथनों की ऐसी श्रृंखला जो किसी व्यक्ति या समुदाय को आपकी बात मानने के लिए राजी कर ले, ठीक है, उसे ही हम तर्क कहते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो कहानी कथन से जो है मनोरंजन का एक साधन माना जाता है, जिससे बच्चे जो है रुचिपूर्ण लेकर के अभ्यास करते हैं और सीखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उनके अंदर जो है नैतिकता का विकास होता है, सामाजिकपन अपने सामाजिक अपनेपन की भाव जो है वो उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं कहानी के उद्देश्य, तो इतने सारे हैं, मैंने सारा बताया हुआ है। मुहावरे लोकोक्तियों के द्वारा जो है आसानी से शब्दों को या जो भी हमारा विषय है उसको समझाया जा सकता है, ठीक है। और समाज में जो है कहानी और कथनों के शैक्षिक उद्देश्यों में समाज में क्या होता है कि वहाँ पर जो है जो विद्यार्थी है उनको नैतिक मूल्यों का, मापदंडों का जो है आसानी से क्या हो जाता है,
एक समझ विकसित हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, विकास होता है उसमें। भाषा विकास का क्रम लिखिए। तो भाषा विकास का क्रम क्या क्या हो सकता है? तो भाषा विकास के क्रम आप आसानी से पढ़ चुके होंगे और लिख भी दिया होगा आपने, ठीक है ना। जो कि आपका जो है कैसे होता है, 4 से 5 साल के बच्चों में जो है वाक्य बोलने लगते हैं, फिर उसी समय जो है उसका उच्चारण करना जो है विकसित हो जाता है। उसके बाद जो है 9 से 10 वर्ष में बच्चे जो भाषा विकास को पूरा कर लेते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो इस तरह से जो है उसमें क्या कर लेता है, वो पढ़ लेता है, लिख लेता है ना, बोल लेता है, समझ लेता है। ये सारे के सारे क्या है, क्रम है। तो ये 5 वर्ष जो है आपका 4 से 5 वर्ष में क्या होता है, और फिर जो है 9 से 10 वर्ष में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बता देनी थी। बस छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो बता सकते थे इसमें। समूह गतिविधि से आप क्या समझते हैं? समूह मतलब कि आप जो है गतिकी, सॉरी, समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं? तो समूह गतिकी का मतलब क्या हो गया कि हम जो है समूह में जो भी कार्य करने वाले हैं, है ना, किसी समूह में विभिन्न व्यवहार के संबंधित जो भी हम प्रयास करते हैं उसी को हम समूह गतिकी कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी एक समूह या समूहों में व्यवहार से संबंधित कोई भी हम प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे ही हम समूह गतिकी कहते हैं। और उसके बारे में फिर आप डिटेल दे सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 नंबर में तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं। खेलों की कोई 3 विशेषताएं। तो खेल तो जो है आपके नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं और आपकी रुचि पैदा करते हैं, और सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करते हैं, साथियों के साथ मिल करके आगे बढ़ने का बढ़ने की जो है वो चीज़ें विकसित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है खेल का बहुत सारी विशेषताएं, 12-13 विशेषताएं मैंने आपको बता रखी हैं, उसमें से कोई भी विशेषता आप इसमें लिख सकते थे। डिस्कैल्कुलिया का जो उपचार है वो क्या हो सकता है? डिस्कैल्कुलिया मैंने बताया हुआ है कि डिस्कैल्कुलिया जो है मैथ से संबंधित होता है। जो भी मैथ लिखने में या मैथ को समझने में या अंकों को समझने में जो भी बीमारी होती है उसी को हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। उसके उपचार के लिए हमें सबसे पहले हमें को कोशिश करना होगा कि जो गणित की भाषा है उसको आसान शब्दों में या प्रैक्टिकल चीज़ों से समझाई जाए। और दूसरा जो है इसके उपचार के लिए किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक रूप से जो है संबंधित किया जाए या संबंध बनाया जाए या उससे परिचित कराया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है इसमें लिख सकते हैं। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है ये थोड़ी, ठीक है ना। तो ये मानसिक रूप से जो लोग रोगी होते हैं जिनको अंकों में हेर फेर समझ में नहीं आता, तो उनको डिस्कैल्कुलिया हो जाती है। और ये मैथ से संबंधित यानी गणित संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित बीमारी है, ठीक है। इसके उपचार तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या है ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है कौन कौन से अधिगम स्थानांतरण के प्रकार है, बहुत सारे हैं। आप उनके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं कि भाई अधिगम स्थानांतरण के ये प्रकार है। एनकोडिंग के प्रकार के नाम लिखते हुए प्रत्येक का प्रकार का जो है उदाहरण आप दीजिए। तो एनकोडिंग का जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं और उसके उदाहरण हैं उनको स्पष्ट करना है, क्योंकि 4 अंकीय प्रश्न है ये। इसके बाद इसका अथवा पार्ट में भी आपको जो है इस बार जो है बहुत ज़्यादा दे दिया है, मतलब ऑप्शंस में सभी जगह पे, ठीक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान में अंतर आपको बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट करना है। सूचना संप्रेषण जो होता है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन अप्रोच जो होती है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है? तो भैया ये बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, ठीक है। हम जो है कंप्यूटर का, स्मार्ट क्लासेस का, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो है आसानी से सीख पाते हैं। हम उदाहरणों को जो है उनके साक्षात रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमको ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट पे बार बार लिख करके किसी चीज़ को जो है स्पष्ट करना पड़ता है। लेकिन जो हम अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है इसमें जो है बार बार लिखी हुई चीज़ें को मतलब मिटाना और बार बार लिखना नहीं पड़ता। और कभी भी कक्षा में हम जो है उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास सेव टाइप में मटेरियल रहती है, स्टोर्ड मटेरियल रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हमेशा पूछता रहता है, तो इसका तो आपको आपने तो पढ़ा ही होगा, 100% पढ़ा होगा सभी ने। सक्रिय अनुबंध और शास्त्रीय अनुबंध में अंतर आपको बताना है। इसके बाद जो है भाषा विकास के प्रमुख स्रोत क्या है उनका वर्णन करना है। भाषा विकास के जो है बहुत सारे स्रोत है, ठीक है, तो उनका आपको वर्णन कर देना था। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसा नहीं दिया कि आपको वो जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होना है या फिर कुछ भी। इसके बाद जो है अपसारी और अभिसारी चिंतन से क्या अभिप्राय है? चिंतन के सारे प्रकार बता दिए थे मैंने। मूर्त अमूर्त चिंतन क्या है? सारे के सारे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के दिए गए हैं आपको ज़्यादातर, ठीक है। अवधान की आंतरिक और बाह्य दशाएं कौन सी होती हैं? प्रत्येक दशा के बारे में आपको समझाना है क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है
यहाँ पे पूछा गया है मुखर स्मृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कर देना। ये भी आपके अथवा में है, अगर आप ऊपर वाला कर लेते तो नीचे वाले करने की जरूरत ही नहीं थी। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस तरह संप्रेषण करते हैं, यानी किस तरह से बोलते हैं। शैशवावस्था में किस तरह से उनका संप्रेषण होता है, बाल्यावस्था में किस तरह से होता है, फिर किशोरावस्था में किस तरह से होता है। ये हमको तीनों अवस्थाओं के बारे में बताना था। तीनों अवस्थाओं के मैंने बता रखे कौन कौन सी उम्र होती है, तो उस उम्र के हिसाब से आप बता सकते हो। लॉजिक भी लगा सकते हो कि यार इस उम्र के बच्चे तो ये कर सकते हैं, और उससे बड़े उम्र बाल्यावस्था में जो आते हैं वो ये कर सकते हैं, और किशोरावस्था में आएंगे तो ये कर सकते हैं। उनकी समझ बुद्धि को यहाँ पे आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप से बता देना था, कुछ भी नहीं है इसमें। और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो आपको बता देना है। भाषा विकास को जो है बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ प्रभावित करती है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, अनलिमिटेड कारक हैं, जिनमें आप 5-6 कारक को जो है यहाँ समझा सकते थे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्व अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रत्येक कारक को जो है स्पष्ट करना है। प्रत्येक कारक को बोल रहा है, क्योंकि 5 नंबर में ले रहा है तो भैया 5 नंबर के हिसाब से वो तो आपसे डिस्क्राइब तो करवाएगा। बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो है कारक होते हैं उसकी जानकारी आपको लिखनी है। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको करना था, कोई एक क्वेश्चन करना था। तो इस तरह का ये पेपर आया है, जिसके अगर आपने छोटे क्वेश्चन सही तरीके से कर दिए, बड़े 3-4 कर दिए, तो आपको पासिंग से कोई रोक नहीं सकता। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनको पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, एक दूसरे से सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है ना, आपस में आप जो है सब्जेक्ट रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो है आपके कोड बना दिए गए हैं, जैसे कोड ए है, फिर कोड बी है, कोड सी है, कोड डी है। तो इस तरह के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं ना, तो इसमें प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा हो जाएगी, आपको घुमाने का ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। चीटिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि पहला क्वेश्चन ए में कुछ होगा तो दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बी में कुछ होगा, तीसरा क्वेश्चन आप अगर सेट सी है आपके पास तो उसका पहला क्वेश्चन कुछ और हो सकता है। तो आप ऐसा भी नहीं कि बता दे भाई इशारे से कि पहले क्वेश्चन में ए भरूँ या बी भरूँ। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा देखने में तकलीफ होगी, क्योंकि इस बार पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है। और जैसे मैंने बताया पीडीएफ भेज सकते हैं, और आज अंतिम समय है। अगर आप जो भी आपने वीडियो देखे हैं उन वीडियो के पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज अंतिम दिन है, इसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा सा आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखिए, हमेशा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इस बार एग्जाम में, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। लास्ट ईयर का जो पेपर है ना उसको जरूर देखिएगा। सारे पेपर्स के सोल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर्स जरूर देखिए, ठीक है। पिछले 3-4 साल के पेपर देख के जाना आपको, नेक्स्ट पेपर जो है आपका और बेहतरीन हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।